नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान, केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा जी। कलराज जी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा चेहरा है। राजनीतिक क्षेत्रों में इनकी सज्जनता, इनकी सरलता और इनकी सहनशीलता की लोग मिसाल देते हैं। कलराज जी एक राजनीतिक के साथ साथ एक लेखक भी हैं। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक करियर के बारे में। प्रदेश बीजेपी के 4 बार अध्यक्ष रहे कलराज मिश्र का जन्म 1941 में देवरिया में हुआ था। वो बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। आरएसएस ने इन्हें सबसे पहले गोरखपुर में संगठन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी। सीधे सरल व्यवहार के चलते इन्होंने जल्दी ही लोगों के दिलों में जगह बना ली। 1972 में कलराज मिश्र ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी संगठन क्षमता का परिचय दिया। 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में इन्हें पूर्वांचल का संयोजक बनाया गया। आपातकाल में कलराज मिश्र 18 महीने जेल में रहे। 1977 में चुनाव के दौरान इन्हें जनता पार्टी का पूर्वी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया गया। 1978 में कलराज मिश्र राज्यसभा के सदस्य बने। 1987 में कलराज मिश्र को यूपी विधान परिषद के लिए चुना गया। इन्होंने राम मंदिर आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कलराज मिश्र को 1991 में पहली बार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद ये 3 बार और भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1997 में प्रदेश की बीजेपी बीएसपी की संयुक्त सरकार में इन्हें मंत्री पद भी सौंपा गया। 2002 में कलराज मिश्र राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित हुए। इसके बाद 2006 में भी इन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया। कई राज्यों के बीजेपी प्रभारी रहने के अलावा कलराज मिश्र ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली है। 2012 में इन्होंने लखनऊ पूर्व से चुनाव जीता और 2014 में देवरिया से लोकसभा के लिए चुने गए। इसके बाद कलराज मिश्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। ये था कलराज जी का संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। कलराज जी, समय संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और नमस्कार। कलराज जी, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव, कड़े संघर्ष के बाद आज इस मुकाम पे पहुंचे। क्या क्या कठिनाइयां आई इस पूरे संघर्ष में? मैं प्रारंभ से ही जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बन गया था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बन जाने के कारण स्वाभाविक रूप से देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में एक आत्मीयता और अपनेपन का भाव मन के अंदर जागृत हुआ था। कक्षा 10 में था मैं उस समय, और कक्षा 10 के विद्यार्थी के अंदर उस समय देश और समाज और राष्ट्र की बात करना लोगों को अजीब लगता था। लेकिन संघ के संस्कार के कारण राष्ट्रवाद और देश के प्रति भक्ति स्वाभाविक रूप से मन के अंदर जागृत हुई थी। और जब मैं कक्षा 12 में था उसी समय मैंने मन में सुनिश्चित कर लिया था कि पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँगा। और मैंने एमए पास किया। एमए करने के बाद मैं 1963 में, उस समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। और तब से मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। ये बात सही है कि 1963 में ही मेरी शादी भी हो गई। सामान्य तौर पर संघ के प्रचारक शादी कम किया करते थे, और शादी कर लेने के तुरंत बाद मैं संघ के प्रचारक के रूप में गोरखपुर में पहले गया। और अंत में जब आपातकाल का दौर आया, वो हमको इस तरीके से पकड़े जैसे लगा कि किसी बड़ी डाकू को पकड़ा जा रहा है। और मेरे ऊपर आरोप लगाया गया था कि मैं पेड़ पर चढ़ करके बिजली का तार काट रहा था। और इसलिए मुझे देवरिया जिले में रासुका के अंदर बंद किया गया था। मीसा उस समय था। जिस तरीके से आज की राजनीति है, उस समय की राजनीति में कोई आर्थिक संसाधन बहुत नहीं हुआ करते थे। आप भी एक मध्यम परिवार से थे, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ आर्थिक संसाधन ज़्यादा थे। तो ऐसे में आर्थिक संसाधन कैसे जुटाते? देखिए, ऐसा है कि मैं बहुत अत्यंत अति मध्यम परिवार का
व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी उस समय मास्टर थे मेरी स्कूल में, और छोटी जोत भी थी, छोटी जोत है, तो उसी पर घर का भरण पोषण होता था। और मेरी शादी भी हो गई थी, तो एक समस्या थी परिवार का कैसे भरण पोषण हो। तो मैं तो, चूँकि मेरे जो साले हैं वो आजमगढ़ में, उनको पढ़ने के लिए बुला लिया, वहाँ कमरा लेके रहता था, तो परिवार का भरण पोषण तो उस परिवार से होता था, और मैं निश्चिंत होकर के पूरा प्रवास करता था, और इसलिए उसके बारे में मुझे बहुत अधिक चिंता नहीं रहती थी। और मैं निर्द्वंद होकर, क्योंकि आर्थिक कोई आवश्यकता थी नहीं, केवल प्रवास के लिए, आने जाने के लिए ही विशेष रूप से ज़रूरत पड़ती थी। भोजन और ये सारा करने के, कहीं चला गया तो उसके यहाँ खाना खा लिया, तो व्यक्तिगत अपने उस पर कोई ज़्यादा व्यय नहीं था। कपड़ा वगैरह होता था तो अपने से साफ कर लिया करते थे, धोबी को देने की ज़रूरत नहीं उतना पड़ती थी। उस समय तो कपड़े धो करके, साफ करके, और उसको तह करके अपने से, और वो गरम करके अपने से ही बर्तन रहता था, तो उससे हम लोग आयरन कर लिया करते थे उस समय अपने हाथ से ही, तो उससे अपने वो सारी व्यवस्था करते थे। तो वो एक अद्भुत जीवन है, उसका स्मरण, उसका वर्णन किया जाए तो बहुत सारा लंबा समय लग सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से तो पारिवारिक हिसाब से ही जिस ढंग से सारी चीज़ चलती थी। और अब मेरी पत्नी, जब मेरी शादी हुई थी उस समय क्लास 10th में थी, फिर बाद में उन्होंने पढ़ाई की अपने भाई के साथ रहते हुए, और फिर एमए किया, बीएड किया। मैं जब जेल में था तो उस समय वो बीएड कर रही थी। अभी आपने बताया कि शादी आपकी शुरुआती दौर में हो गई, वो प्रचारक आप बन गए। प्रचारक के बाद तो घर में समय दे नहीं पाता व्यक्ति, तो परिवार का विरोध का सामना नहीं करना पड़ा उस समय? करना पड़ा। विरोध का इस स्तर का था कि भाई रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए, आदि आदि बातें थी, लेकिन मेरी पत्नी की तरफ से विरोध का सामना नहीं हुआ, और वो हर काम में हमारा सहयोग करती थी, कष्ट भी सहती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जब मैं जेल में था तो कई बार खाने को भी नहीं प्राप्त हुआ। ये कई इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो आवश्यकताएं थी उसकी भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। जेल में थे तो भी, उसके पहले भी। तो ये कठिनाइयाँ तो हुई हैं, उसका वर्णन करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। कल्लाद जी, उस समय की राजनीति में और इस समय की राजनीति में आप क्या अंतर पाते हैं? उस समय देखिए, ये चिंता नहीं रहती थी कि मुझे गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे विशेष सुविधा प्राप्त होगी कि नहीं, ये मन के अंदर भाव रहता ही नहीं था। उस समय ये था कि हम कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करें। स्वयं पहल करके जाना, कष्ट सह करके जाना, पैदल यात्रा करके जाते थे, रात को आवश्यकता पड़ती तो गांव में रहते थे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है। साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, उससे मोटरसाइकिल थी तो टूटी ही मोटरसाइकिल, उससे भी जाते थे। तो ये सारी चीज़ें किए हैं। ये करने में परेशानी का बहुत अनुभव हुआ, ये बात सही है। और धीरे धीरे जिस तरीके से जिम्मेदारी प्राप्त होती गई, जिम्मेदारी प्राप्त होने के पश्चात चूँकि मानसिक अवस्था पहले ही जैसी थी कष्ट सहने की, तो भले ही सुविधा प्राप्त हुई होगी, लेकिन जो भी कार्यक्रम सुनिश्चित होते थे, जो भी काम करने की स्थिति होती थी, वो किसी भी हालत में पूर्ण होना चाहिए, ये करते हैं। उस समय भी करते थे, आज भी करते हैं। आज भी यद्यपि हर प्रकार का संसाधन उपलब्ध है, लेकिन तो भी ये करना है तो फिर करना है, उसके लिए चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो। वर्तमान में मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग वैसे ही हैं, लेकिन एक सुविधा की राजनीति जरूर हो गई है, और राजनीति में ज़्यादातर किसी न किसी लाभ को प्राप्त करने की दृष्टि से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं। इसलिए जो एक उद्दिष्ट था समाज सेवा का, जो समाज के अंदर दलित, पिछड़े, वंचित इस स्तर के लोग थे, उनको आगे बढ़ाने का, उसमें क्षरण हुआ है। वो उस तरीके से जैसे उठाने की प्रक्रिया होनी चाहिए, वो जिस स्तर की होनी चाहिए नहीं हो पाती है। तो क्योंकि सुविधा की राजनीति हो जाने के कारण
जहाँ सुविधा पूर्वक चीज़ें की जा सकती हैं, यह करने की एक मानसिकता बनी है। ये मानसिकता ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती है कि कष्ट सह करके भी हमें कुछ प्राप्त हो चाहे ना प्राप्त हो, लेकिन कष्ट सह करके भी हम आम आदमी के जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर सकते हैं, करें, ये कम दिखाई पड़ता है। कल्ला जी, आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कल्लाद जी। कल्लाद जी, जिस तरीके से नोटबंदी चल रही है और मोदी जी ने एक निर्णय लिया है बड़ा देश के लिए कि नोटबंदी लागू हो, शुरुआती दौर में काफ़ी अच्छा असर माना गया, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। इसका निदान क्या है? ये लगा कि अपने देश में भी काफ़ी ये रुपए, अघोषित रुपए जमा हैं और इसलिए इसको भी बाहर आना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार कई महीनों से ये घोषणा करना शुरू की, अपील करना शुरू किया कि 30 सितंबर तक जो भी आपके पास धन अर्जित है, जो घोषित नहीं है, उसको घोषित करिए, जमा करवाइए। और लगातार अपील करते रहे। और ये भी कहा उन्होंने कि अगर 30 सितंबर तक नहीं होगा तो भविष्य में कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद लगा कि करना चाहिए और इसे कड़ा कदम उठाया उन्होंने। और जो 30 सितंबर तक एडीएस के अंतर्गत जो जमा राशि थी लगभग 70,000 करोड़ की थी। ये लगा कि ये बहुत कम घोषणा हुई है, क्योंकि आकलन लगभग 16 लाख करोड़ का था कि इतना जमा हो, पैसा होगा। तो उसमें फिर प्रधानमंत्री जी ने 8 नवंबर को रात को 8 बजे उन्होंने बाकायदे ऐलान किया कि 500 रुपये और 1000 रुपये की नोट है, आज 12 बजे से, यानी 8 नवंबर के 12 बजे से वो अवैध, इल्लीगल घोषित हो जाएगी। और उसके लिए भी समय दिया कि इस समय तक जिनको जमा करना हो जमा करें। जमा किया। फिर बाद में ये बात सही है कि 1000 और 500 रुपये की नोट बंदी के कारण लोगों को तकलीफ जरूर थोड़ी बहुत हो रही है। जिस प्रकार से करेंसी बैंकों में जाना चाहिए उसका अभाव हो रहा है, एटीएम में होना चाहिए उसका अभाव हो रहा है, इस कारण लाइन लगा रहे हैं, उसमें थोड़ा कष्ट हो रहा है लोगों को। कष्ट होने के बाद भी जन मनोविज्ञान भारत के प्रधानमंत्री के प्रति इतना विश्वसनीय है कि सब होने के बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी की नीयत बहुत ठीक है। और इसलिए इसमें अगर थोड़ी सी हमें तकलीफ भी हो रही है तो तकलीफ हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि भविष्य में चलकर हिंदुस्तान को साफ सुथरी आर्थिक व्यवस्था प्राप्त होगी जो एक आदर्श होगी। और इस बात को ध्यान में रखकर ये बात सही है कि आज तकलीफ जा रही है लोगों को। तो ये कब तक तकलीफ रहेगी? मुझे ऐसा लगता है 50 दिन का जो समय मांगा है प्रधानमंत्री जी ने, उसके अंदर ज्यादातर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। कल्ला जी, आपका मंत्रालय लघु सूक्ष्म और उद्योग मंत्रालय आता है, जहाँ पे छोटे छोटे लोग व्यापार करते हैं, तो नोटबंदी का उन पे कितना असर दिखाई पड़ता है? देखिए, असर तो है। और हमने अपने मंत्रालय में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उद्यमी संघों की बैठक भी रखी थी, जिसमें हमारे राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बैठक ली थी। मैं तो उस दिन नहीं था, लेकिन हम बुलवाए थे और उसमें सबका विचार भी लिया। लोगों ने कहा कि ये नोटबंदी का जो कार्यक्रम हुआ है ये देश हित में है और इसको हम सब लोग स्वीकारते हैं। इसमें थोड़ी कठिनाई जा रही है, सुझाव के तौर पर उन्होंने दिया। उन सारी कठिनाइयों को और जो सुझाव उनके आए हैं उन सुझावों को लिखकर हमने वित्त मंत्री जी को भेज दिया है कि इसका समाधान करें, ज़्यादा उपयुक्त होगा। कल्ला जी, विपक्षी दल तो ये कह ही रहे हैं कि नोटबंदी का निर्णय गलत निर्णय है, तरीका गलत है। नोटबंदी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, तरीके पे सवाल उठा रहे हैं। साथ में आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना भी उन्हीं की हाँ मिला रही, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, इस पर चर्चा हो और आप जो सुझाव दें, सुझाव को ध्यान में रखकर उसको जितना लागू करने की आवश्यकता होगी
जो आम जनता के हित की दृष्टि से होगा हम लागू करेंगे। हम कोई इसके लिए बड़े जिद्दी हैं या एडमेंट है कि यही मैं करूँगा, हमारी सरकार करेगी, ऐसा नहीं है। चर्चा के बाद सुझाव उसके उपयुक्त होंगे कि उसको माना जाए, निश्चित रूप से माना जाएगा, क्योंकि सब मिलाकर नोटबंदी देश हित के बारे में की गई है, राष्ट्रहित के बारे में की गई है। जहां हम राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं वहां विपक्षी दल के लोग भी राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं, और इसी आधार पर उन्होंने प्रारंभ में ही कहा कि नोटबंदी के विरोध में हैं। वो प्रक्रियात्मक कर उस पर उनको आपत्ति है। तो हमारा तो कहना है कि ठीक है, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में जो भी आप सुझाव हमें देंगे इस संदर्भ में, उस सुझाव को जो भी लागू करने की आवश्यकता होगी हम कर सकते हैं, और इसलिए चर्चा के लोग तैयार भी हुए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि चर्चा जब शुरू हुई तो कांग्रेस के लोगों ने, बाकी के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने, इन लोगों ने विरोध किया, और जो बोलने के लिए खड़े हुए जितेंद्र रेड्डी जी, उनको जाकर घेर लिया, उनको व्यक्त भी नहीं करने दिया। ये दुखद है। सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, और इस कदम के कारण देश की आर्थिक दिशा निर्धारित होगी, और इसलिए इसमें जो भी सकारात्मक सुझाव होंगे निश्चित रूप से उस सकारात्मक सुझाव को सरकार मानेगी, इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। कल्लाद जी, आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी आपने राजनीतिक जीवन को देखा है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जो मूल्य हैं वो गिरते जा रहे हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो बाहरी राजनीति में हो, क्या लगता है कि काफ़ी मूल मान्यताओं में कमी आई है? देखिए, मूल्यों का क्षरण हुआ है। कौन से शब्द प्रयोग करना चाहिए, कौन से शब्द नहीं प्रयोग करने चाहिए, ये जो विवेक है ये नष्ट हुआ है। और जब शब्दों का प्रयोग अवमूल्यित होते हैं, शब्दों का प्रयोग करने में उसका क्षरण होता है, तो निश्चित रूप से मान्यताएं समाप्त होती हैं। और जब मान्यताएं समाप्त होती हैं तो उद्दंडता बढ़ती है, बड़े छोट का भाव समाप्त होता है, परस्पर सम्मान की जो सोच होती है वो भी किनारे हो जाती है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। तो इसको कैसे रोका जाए, क्या समझते हैं? इसके लिए इंडिविजुअली ही लोगों को तैयार करना पड़ेगा। कुछ प्रमुख लोग, कुछ पार्टियां, जो पार्टियां लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए काम कर रही हैं, जो लोकतंत्र की मान्यताएं हैं, लोकतंत्र के मूल्य हैं, उन मूल्यों को हर स्तर पर पालन करने की दिशा में लोगों को प्रेरित करें, यही एकमेव इसका उपाय है। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। हम बातचीत कर रहे हैं कल्लाद मिश्रा जी से। कल्लाद जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव लगभग पास आ गए हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो किस रूप में है? कि समाजवादी पार्टी की जो हुकूमत है, उस हुकूमत के कारण वैसे ही लोग त्रस्त थे, और इसी बीच में पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह शुरू हो गया, उससे आम लोगों को लगने लगा कि इस पार्टी के द्वारा न तो कानून व्यवस्था ठीक की जा सकती है, न आम आदमी सुरक्षित रह सकता है। गरीब आदमियों को, सामान्य व्यक्तियों को ये लगने लगा है कि हमारे हित की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वो सोच रहे हैं और उसके अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आम आदमी महसूस करता है कि हमारे लिए बीजेपी काम कर सकती है, करेगी। कल्लाद जी, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख मुद्दा माना जाता था, क्या इस बार लगता है कि उसको अनदेखा किया जा रहा है? राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, सबसे संबंधित है, और राष्ट्रीय मुद्दा को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। जो न्यायालय में केस चल रहे हैं, न्यायालय में फैसला होने के बाद आम सहमति के आधार पर सभी लोगों से वार्ता करने के पश्चात और
अगर आवश्यकता प्रतीत हुई तो बाद में चल करके कानून बनाकर मंदिर का निर्माण किया जा सकता है। कल्ला जी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता एक निर्णायक मतदाता है। ब्राह्मण कभी कांग्रेस का मतदाता हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए, कहीं न कहीं ब्राह्मण अपने को उपेक्षित समझता रहा, और आज भी ब्राह्मण क्या लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो सीधे सीधे नारा है, तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट इस बात को किया है। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास। इस नारे के आधार पर हम काम कर रहे हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने केवल अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी ये कहने में कोई कमी नहीं की, संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 125 करोड़ देश के प्रतिनिधि हैं। 125 करोड़ अर्थात सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी बिरादरी, सब इसके अंदर आ जाती हैं। और जिनका आपने उल्लेख किया, ऐसे लोग तो सर्वाधिक हैं। सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। कल्ला जी, हम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन माना जाता है 14 से 15% का एक मेजर आंकड़ा ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों के मामले में ये भी माना जाता है पूर्व से पश्चिम तक संख्या कुछ भी हो, लेकिन माहौल बनाने में काफ़ी आगे रहते हैं। उसके लिए कई ब्राह्मण नेताओं को प्रयोग किया गया उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण राजनीति में कल्लाज मिश्रा ही एक सर्वमान्य नेता है। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि ब्राह्मण मानते हैं, मेरा सौभाग्य है, लेकिन मुझे समाज के हर वर्ग के लोग अपना स्नेह देते हैं, हर दल के लोग अपना स्नेह देते हैं, आत्मीयता देते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है। और इस नाते चूँकि मेरी राजनीतिक जिंदगी लगभग 53 वर्ष की हो गई, ज़्यादा ही हो गई सार्वजनिक जिंदगी, तो उस आधार पर मैं काम कर रहा हूँ। इतने वर्षों में काम करने के कारण भगवान की कृपा ये रही है कि एक सैद्धांतिक दृढ़ता के कारण और मूल्यों को अपने जीवन में आचरित करने के कारण आज तक मेरे उसमें किसी ने सभी ने मुझे स्नेह दिया है और किसी ने किसी प्रकार से आरोपित नहीं किया है। जहाँ तक बाकी सारी चीज़ों का प्रश्न है, उसके बारे में पार्टी तय करती है कि किसको किस स्तर पर रखना चाहिए और किस स्तर पर रख करके उसका उपयोग करना चाहिए। ये पार्टी नेतृत्व का विषय है। इसके बारे में मेरे द्वारा कुछ कहना ठीक नहीं है। कल्ला जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने नए नए चेहरों को लाकर एक नया राजनीतिक प्रयोग चालू किया है, उत्तर प्रदेश में भी नए चेहरों को लाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो भी चेहरा है पार्टी का चेहरा है। ये पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे जिसका भी आप नाम ले लीजिए, आप किसी का नाम लीजिए, मैं बता दूंगा कब से वो कार्यकर्ता है। ये सब पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। पार्टी के एक वर्ग का ही मानना था कि कल्लाज मिश्रा जी 75 साल के हो गए हैं और उनको ज़्यादा हो गए, और जो मानक बनाए गए हैं उसके अनुसार से उनकी उम्र मंत्रिमंडल से बाहर की हो गई थी। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में कल्लाज मिश्रा का कोई विकल्प नहीं है। ये विकल्पहीनता के कारण ही कल्लाज मिश्रा जी को मुख्य धारा में रखा गया। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि किसी का विकल्प नहीं होता है। विकल्प हमेशा रहते हैं, अवसर प्राप्त होने की बात है। इसलिए विकल्प नहीं है ये मैं नहीं मानता हूं। जहां तक 75 वर्ष का प्रश्न है, मैं तो जीवन के अंत तक इसी तरीके से सक्रिय रहूंगा जैसे हूं। जिस तरीके से नोटबंदी पे एक खास वर्ग आपका हुआ करता था, व्यापारी वर्ग, वो नाराज चल रहा है कि उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें व्यापारी वर्ग को हुई, तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, कठिनाइयाँ तो आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का अवसर मांगा है और 50 दिन के अंदर निश्चित रूप से उनकी समस्या का भी समाधान होगा और जीएसटी आने के पश्चात तो और सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी। दलित वर्ग को अपने साथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी प्रयास किए हैं। कहाँ तक सहमत है कि दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया? दलित वर्ग के जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे पार्टी में भी उस वर्ग के काफ़ी लोग हैं। दलितों के आर्थिक उन्नयन हो,
इस दृष्टि से भी हमने अंत्योदय की योजना को साकार किया है और हमने अलग से ट्राइबल्स के लिए भी और अनुसूचित जात के लिए भी, जैसे हमने प्रारंभ में ही कहा कि SC ST हब वहाँ हमने बनाया और इस बार तो बजट के अंतर्गत 490 करोड़ हमने उसके लिए सुनिश्चित भी किया है। आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। उत्तर प्रदेश के लिए आपके विभाग ने कोई ऐसी खास योजना लागू की जिससे आम जनता को कुछ राहत मिली? जी हाँ, हमने किया है। हमने 2 बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश को दी है और जिसके माध्यम से हम छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को बहुत लाभ पहुंचा सकते हैं और हम स्किल डेवलपमेंट का भी उसमें अच्छा काम कर सकते हैं। एक है टेक्नोलॉजिकल सेंटर सिस्टम प्रोग्राम, जिसके अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो प्रोजेक्ट लगभग 200 करोड़ 150 करोड़ के हैं। दूसरा हमने किया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंदर PMEGP, इसके अंदर हमने उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा अच्छी उसमें दिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने बड़ा सरल कर दिया है, जिसके लिए लोग परेशान हुआ करते थे। इसमें हमने एक पेज में 20 पॉइंट्स ऑनलाइन और उसको भर देंगे, क्लिक करेंगे तो वो 5 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के और बिना एक पैसा खर्च किए हुए ये तुरंत प्राप्त हो जाएगा। कल्लाद जी, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था खादी का, वो विभाग भी आपके पास है। अभी तक राष्ट्रीय स्तर पे खादी में कौन कौन सी योजनाएं लागू हुई जो आम जनता तक पहुंची हों? देखिए, खादी में अभी तक खादी नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जाता था और जिस तरीके से आम जन में प्रचारित होना चाहिए, हम उस प्रकार का आकर्षण नहीं पैदा कर पाए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसमें प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये बात कही है कि पहले खादी फॉर नेशन, अब ग्लोबल मार्केट में हम compete कर सकें, नौजवानों को भी बाकी के लोगों को भी हम आकर्षित कर सकें, इसलिए कहा खादी फॉर फैशन, यानी खादी का भी फैशन का एक स्वरूप बने। इसके लिए हमने डिज़ाइनिंग के भी लिए लोगों को रखा है, इसके लिए हमने डेनिम खादी भी शुरू की है, इसलिए हम T-शर्ट का भी हमने किया। ज़्यादातर मोदी जैकेट और मोदी कुर्ता इधर उधर बड़ा आकर्षण बढ़ा है, तो इसका भी निर्माण अधिक से अधिक हो, ये भी हम प्रयास कर रहे हैं। चाहे सूखे की राजनीति हो, चाहे पिछड़ेपन की राजनीति हो, लोग बुंदेलखंड पे राजनीति करते हैं। आपसे काफ़ी उम्मीद थी कि बुंदेलखंड में ऐसा कोई हब बनाएंगे आप, इकोनॉमिक जोन बनाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या उस पर कोई आपकी प्लानिंग है? देखिए, मेरा ये कहना है कि खादी स्वयं में रोजगार परक क्षेत्र है और बुंदेलखंड में भी हमारी संस्थाएं हैं। बुंदेलखंड में भी खादी के एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, वहाँ भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। वहाँ भी ये योजनाएं जो अभी आपको मैंने बताया ये चालू है। कल्लाद जी, उत्तर प्रदेश में आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई जीत के 3 आधार मुझे बताइए जिससे मैं मानूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पहला तो यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये अनुभव करने लगी है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा बाकी के दलों में नेतृत्व नहीं है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। दूसरा, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाएं लागू की गई है उसके कारण उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास की योजनाओं को चरितार्थ कर सकती है। तीसरी बात जो आपने कहा है, तीसरी बात के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग और संप्रदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमने नारा लगाया है, जो मुद्दा हमने तय किया है, सबका साथ सबका विकास और विकास की योजनाएं और कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में चाहे वरिष्ठता का आधार हो, चाहे लोकप्रियता का आधार हो, कल्लाद जी एक बड़ा नाम है, तो फिर उत्तर प्रदेश का अगले मुख्यमंत्री का चेहरा कल्लाद मिश्रा क्यों नहीं? देखिए, हमारी पार्टी के काम करने का एक तरीका है। ये नेता का चयन कौन होगा ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है और पार्लियामेंट्री सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड सुनिश्चित करता है। अब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसका नाम सुनिश्चित करेगा वही होगा, इसलिए उसके बारे में कल्लाद मिश्रा कुछ बोलें ये उपयुक्त नहीं है। कल्लाद जी, आप 75 साल की उम्र पार कर चुके हैं, भगवान करे आप शतायु हों, लेकिन हम जरूर जानना चाहते हैं, दर्शक भी जानना चाहते हैं, जो युवा वर्ग के राजनीतिक है बड़ी जल्दी थक जाते हैं, अब हमने देखा रात दिन काम करते हैं, तो इसका राज क्या है? देखिए, मेरी शुरू से आदत है
चाहे मैं कितनों रात तक जगा रहूं, लेकिन मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे तक उठ जाता हूं। और मेरी प्रारंभ से ही, मैं जब पढ़ता था तभी से मैं सुबह उठ कर के निश्चित रूप से कुछ न कुछ व्यायाम करता हूँ। कल्ला जी, एक बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है आपका। उस जीवन में कोई ऐसा पल बताइए हम लोगों को कि जिसने बड़ा आपको आनंदित किया हो, कोई ऐसा पल जिसने आपको विचलित। देखिए, ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। अब कौन सी घटना आपके सामने वर्णन करूं, ये समझ में नहीं आता है। मैं तो सबसे पहले आश्चर्यचकित उसी समय हुआ था जब सबसे पहले मुझे राज्यसभा में भेजा गया। मैं मानसिक दृष्टि से बिल्कुल तैयार नहीं था। 1978 में जी, क्योंकि मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे संसदीय या लेजिस्लेशन के उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में जाना पड़ेगा। मैं तो दूसरे को भेजने के लिए, आगे बढ़ाने की दृष्टि से संगठन मंत्री के रूप में काम करता था। लेकिन जब जनता पार्टी बनी और मुझे जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया और जनसंघ से संबंधित जो लोग थे, तो हम 4-5 लोग थे जो आपस में बैठ के विचार करते थे। तो उस समय राज्यसभा का नॉमिनेशन चुनाव का था, तो नाम लेके जाना था। तो यहाँ से हम लोग नाम लेके गए थे। तो वहाँ जाने के बाद, दिल्ली आने के बाद ये कहा गया कि तुम्हें राज्यसभा में जाना है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, घोर आश्चर्य लगा, क्योंकि मानसिक दृष्टया मैं बिल्कुल तैयार नहीं था कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा, लेकिन मुझे जोर दिया गया। दूसरा, एक घटना ऐसी घटित हुई जो हमारे नेताओं का तो मुझे बड़ा स्नेह मिलता ही था, चाहे अटल जी रहे हों, चाहे नानाजी देशमुख जी रहे हों, चाहे भंडारी जी रहे हों, चाहे आरएसएस के पूजनीय गुरु जी रहे हों, बड़ा शब्द, इन लोगों का बड़ा हमें स्नेह प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरे दल के लोगों का भी मुझे स्नेह प्राप्त होगा, ये मैं कभी सोचता नहीं था। लेकिन जब मैं जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, इंदौर में अधिवेशन हुआ था 1979 में, तो उस अधिवेशन के अंदर सर्वसम्मत से, उस समय भी मेरे नाम की चर्चा भी नहीं थी, दूसरे को किसी को करना था, लेकिन उनके ऊपर कोई तैयार नहीं हुआ, तो सर्वसम्मत से मेरा नाम आया। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी जी पहले थे, तो ये सब लोग तैयार हुए कि नहीं, कलराज जी को ही युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। तो उस समय केवल मेरा ही नॉमिनेशन दाखिल किया गया और मुझे सर्वसम्मत से युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया, युवा मोर्चा का। और जब मैं बन गया, जब मैं आया, तो मोरारजी भाई जी देसाई जो प्रधानमंत्री थे, उनको मैं प्रणाम करता था, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर प्रसन्नता व्यक्त की और मुझे बड़ा विश्वास के साथ कहा कि अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि जनता पार्टी के जो युवा संगठन गण हैं, कई संगठन थे, सबको साथ में लेकर तुम चलोगे, ये उन्होंने कहा, जबकि मुझे कल्पना नहीं थी। और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम था कि बाद में आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी जो अध्यक्ष थे, उन्होंने माननीय वाजपेयी जी से, माननीय नानाजी देशमुख से परामर्श करके जो भी कुछ हुआ, मुझे जनता पार्टी के युवा संगठनों के यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया। मधुरमेह जैसे व्यक्ति ने भी इसमें मुझे प्रेरित किया और मुझे शाबाशी दी। तो ये भी मेरे लिए एक प्रसन्नता का द्योतक था कि मेरे पार्टी के नेताओं का तो मुझे स्नेह प्राप्त ही है, साथ ही साथ बाकी के दल के लोग भी मुझे बड़ा ही विश्वास अपना दे रहे हैं। इससे बढ़कर के प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है। तीसरी बात, एक आश्चर्यजनक घटना ये हुई कि 19 से, जहाँ तक मुझे स्मरण है, 82 या 83 में आसाम मूवमेंट चल रहा था और उस पर राज्यसभा के अंदर चर्चा चल रही थी। प्रधानमंत्री के रूप में मिसेस गांधी थी, तो मैं अंतिम वक्ता था। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था कि 5 मिनट बोला। मैं बहुत तैयार होकर गया था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। मैं उधर काफ़ी जाता था, आसाम आंदोलन के साथ मैं जुड़ा हुआ था। प्रफुल्ल महंत जी थे, भृगु फुकन थे, उस समय डॉक्टर दिनेश गोस्वामी थे, नितिन बोरा थे, इन सबों से मेरे अच्छे संबंध थे। तो मैं बराबर आना जाना मेरा होता रहता था। तो राज्यसभा में मैं बोल रहा था और मैंने बड़ी आलोचना की थी, प्रधानमंत्री की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री जी सौभाग्य से उस दिन
आ गई थी, चूँकि मैं अंतिम वक्ता था, उनको जवाब देना था। और एक आध दो वाक्य हमने बोला कि प्रधानमंत्री जी का 2 परस्पर विरोधी बयान हैं, तो उस पर उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया था और कहा था मैंने ऐसा नहीं कहा था, और कड़ा बोल गई थी कि ये जिस पार्टी के हैं उनके बड़ा साहब देवरस जी ने अमुक अमुक स्टेटमेंट दिया था। तो उस दौरान मैंने पूछ दिया था कि अगर स्टेटमेंट दिया था तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई और उनका स्टेटमेंट क्या है। खैर उन्होंने बाद में, जो मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक रहा उसको मैं बताना चाहता हूँ, बाद में संसदीय कार्य मंत्री थे श्री भीषम नारायण सिंह जी, उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम चाहती हैं कि तुम जरा उनसे मिल लो। मुझे कहा, मैंने कहा अच्छा, मुझे आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा कहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। तो जिस गेट पर प्रधानमंत्री जी को लोग रिसीव करते हैं संसदीय कार्य मंत्री, वहाँ मैं गया, मैं भी पुष्पगुच्छ लेकर के प्रधानमंत्री जी को दिया। तो मिसेस गांधी ने जिस आत्मीयता के साथ मेरे सर पर हाथ रख करके मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में, कब से राजनीति में हैं, कैसे आए, परिवार में क्या हुआ, आदि आदि उन्होंने पूछा। मैं बड़ा रोमांचित हुआ था उस समय, और सचमुच मुझे लगा कोई माँ का स्नेह मुझे मिल रहा है। अरे ये आश्चर्यजनक बात आपको लग रही होगी, लेकिन मुझे लगा कि माँ का स्नेह मिल रहा है मुझे। और उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको जब भी मिलना हो, अलेक्जेंडर जी और धवन जी, इन लोगों से आप करके आप मुझसे मिल सकते हैं। और ये बात सही है, जब भी उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की, उन्होंने मुझे समय दिया। मैंने वाजपेयी जी को बताया तो वाजपेयी जी हंसने लगे थे और प्रसन्न भी हुए थे। तो वो मैं वर्णन तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस दृश्य का और उस अनुभूति को मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। रोमांचित क्षण कि मैं कितना प्रसन्न हुआ था कि मिसेस गांधी का इतना अपनापन का भाव, जिनके बारे में सुन रखा था कि बड़ी वो है, लेकिन इतना अपनापन और आत्मीयता भरा भाव, मैं सचमुच अभी भी मैं रोमांचित हो रहा हूँ। कोई विचलित होने वाला क्षण जीवन में जिसने आपको विचलित किया हो? जो मैं चूँकि प्रदेश अध्यक्ष था, राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 2002 का चुनाव हुआ। वैसे क्षण तो कई आए हैं, लेकिन एक ही वर्णन करता हूँ। उसमें चूँकि पार्टी हार गई थी और पहले की तुलना में बहुत कम सीट हम लाए थे। पहले 174 था, इसके पहले जब 2002 का चुनाव हुआ तो उसमें 88 केवल पाए। मुझे बड़ा कष्ट हुआ था, कई चीज़ें थी, मुझे पता लगा था कि कई स्थानों पर गड़बड़ हुई है। तो मैं, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें डॉक्टर जोशी भी थे, कैलाशपति मिश्र जी हमारे प्रभारी थे, अब नहीं हैं, वे थे। तो मुझे जानकारी हुई थी कि कुछ लोगों ने विरोध किया था, तो मन को बड़ी पीड़ा थी मुझे। तो उस समय मैंने भाषण करते समय बड़ा दुख व्यक्त किया था और मैंने कहा था कि हम अपने लोगों को एक नहीं कर पाए, पार्टी हार गई, मुझे अध्यक्ष पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये कहते हुए मैंने तुरंत अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, और जो हमारे उपाध्यक्ष श्रीमान सत्यदेव सिंह, उनको मैंने अध्यक्षता करने के लिए किया। सब लोगों ने काफ़ी उसका वो किया, लेकिन बाद में मेरे बारे में गलत तरीके से यहाँ केंद्र के नेताओं को किसी ने परिभाषित चित्रित किया। और यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय, जना जी, उन्होंने कहा तुमने अनुशासनहीनता की है, ऐसा दंड मिलेगा, आदि आदि। मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी उस समय, मैं बड़ा दुखित हुआ था। मुझे लगा कि एज इफ मैं अब पार्टी में नहीं हूँ। बहुत कष्ट हुआ था, कई लोगों की तरफ से कई प्रकार की बातें आई, दूसरे दल के लोगों की तरफ से, लेकिन मैंने आपको बताया सैद्धांतिक दृढ़ता रो में भरी हुई है, वो छोड़ नहीं था। लेकिन उस घटना ने मुझे बहुत दुखित किया था, उसमें बहुत विचलन हुआ था। तो जीवन के वैसे और भी कई क्षण हैं जिसमें, एक बार मैं मंत्री था उत्तर प्रदेश में, PWD मंत्री था, और मैंने तय किया था कि कोई गांव ऐसा नहीं हुआ जिस गांव में सड़क न बन जाए। और उस समय मैंने काफ़ी रिफॉर्म किया था, हमारे समय के लोग याद करते हैं। और 3 वर्ष रहा, मैं 23,000 गाँव को जोड़ा था, 120 पुल बनवाए थे 3 वर्ष के अंदर। उसमें किसी ने सदन के अंदर बजट भाषण के दौरान
हमारे मंत्रालय पर आरोप लगाया और आरोप लगाते मेरे ऊपर आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक थे, मैं खड़ा होकर के दूसरे दिन इस पर से कहा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया, इसे जांच होनी चाहिए और जब तक जांच नहीं आ जाएगी तब तक मैं इस पद पर नहीं रहूँगा। और ये कहकर मैंने त्यागपत्र दे दिया। बड़ी हाँ जी हाँ, त्यागपत्र। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि पूरा हाउस खड़ा हो गया, पूरा सभी पार्टी के लोग, और लोगों ने कहा नहीं नहीं त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। और दूसरे दिन हाउस बैठा तो हर पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल के हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हों, चाहे किसी पार्टी को, सभी दल के नेताओं ने स्पीकर से आग्रह किया कि कलराज जी से कहिए कि अपना त्यागपत्र वापस ले लें, उनको यहाँ रहना चाहिए, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। और जिन्होंने आरोप लगाया था वो खड़े होकर के उन्होंने कहा कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ। हमने तो इसलिए कहा कि एक मंत्रालय का एक इंजीनियर ने विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में चिट्ठी लिखी थी, विभाग, मेरे बारे में नहीं, विभाग के, तो मैंने उसका उल्लेख कर दिया, इसे मेरे द्वारा गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा। और मैं मुलायम सिंह जी का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने अपने उस विधायक को बहुत फटकारा था। उन्होंने कहा कि कलराज जी के ऊपर ऐसे कैसे कर सकते हो। तो सबका बड़ा स्नेह प्राप्त हुआ मुझे। ये शायद उत्तर प्रदेश के असेंबली के इतिहास में पहली घटना हुई अब तक के इतिहास में कि इनोनिमस तौर पर एक सत्तारूढ़ दल का मंत्री इस आरोप पर इस्तीफा देता है। सब लोग कहते हैं नहीं 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 उनको रखो। और अंत में फिर मुझे कहा गया, मुख्यमंत्री थे राम प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि नहीं, उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार किया है। फिर वाजपेयी जी यहाँ थे प्रधानमंत्री, उनका फ़ोन गया कि नहीं तुम्हें करना, फिर मैंने वापस लिया। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में जोड़ रही है, उन नेताओं को टिकट देने की भी बातचीत चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि जो पुराने कार्यकर्ता जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं वो उपेक्षित होंगे? पार्टी ने बड़ा साफ किया है इस बात को। हमारे पार्टी हिंदुस्तान में क्या दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ सदस्य हैं, इतनी बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में अगर किसी दल का कोई व्यक्ति आना चाहता है और हमारी रीत इनको स्वीकार कर रहा है तो हम लोकतांत्रिक दल हैं, हमको लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक उम्मीदवार बनाने का प्रश्न है, उम्मीदवार तो अपने मापदंड के आधार पर बनेंगे। जो उम्मीदवार जीतने वाला होगा उसको हम टिकट देंगे। ये कोई जरूर नहीं है कि अमुक व्यक्ति आ गए हमारी पार्टी में इसलिए उनको हम टिकट दे देंगे। यह क्राइटेरिया नहीं है, ये बहुत साफ करना चाहता हूँ और आपके माध्यम से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ। यह मानक नहीं है। मानक वो बनेगा कि जो उस क्षेत्र में जीत सकने का सामर्थ्य रखता है, पार्टी का पुराना कार्यकर्ता है, नया कार्यकर्ता वो रखता है, या जो भी कोई है, जो जीत सकने का सामर्थ्य रखता है उसी को टिकट मिलेगा। पार्टी उसी के बारे में विचार करेगी। कल्ला जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे केंद्रीय मंत्री कल्लाज मिश्रा जी। कल्लाज जी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गुटबंदी नहीं है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारापुर।